Hello viewers, we are discussing now chapter 4th of class 12th political science, that is India's external relations. In this chapter we would be mainly focusing about India's relation after independence with foreign countries. मतलब कि इंडिया के फॉरेन रिलेशंस कैसे थे आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया तो उसके बाद में इंडिया के रिलेशंस दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे थे, ऐसे अपन इसी को डिस्कस करेंगे और इंडिया ने कैसे स्टार्ट किया, दैट वी वुड बी डिस्कसिंग। हमारे यहाँ पे रहेगा स्टार्टिंग में कि इंडिया ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए आफ्टर इट गॉट इंडिपेंडेंस इन मेकिंग फॉरेन पॉलिसी बनाने में, और फाइनली इंडिया ने कौन सी फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी टुवर्ड्स द टू पोल्स। लाइक कि उस समय जैसे कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय मेनली कोल्ड वॉर का इरा स्टार्ट हो चुका था। तो यूएस और यूएसएसआर के साथ हमारी पॉलिसी कैसी थी, तो वो हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कि हमने उस समय क्या किया था, नेम बनाया था या जो कुछ भी थी हमारी पॉलिसी, वो हम यहाँ बात करेंगे। उसमें नेहरू जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू, उनकी बात करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, दैट इज़ हमने जो दो कैंप्स, जो कि एक साइड तो थे हमारे यूएस और उसका जो मिलिट्री अलायंस था नेटो, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उसका जो मिलिट्री अलायंस वार्शो पैक्ट, जो उन्होंने किया था उससे हमने कैसे दूरी बना के रखी थी, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर कैसे एफ्रो एशियन यूनिटी उस समय के पीरियड पे दिखी थी, मतलब कि हम सब ने मिलके जो एक ग्रुप बनाया था नेम, तो वो पढ़ेंगे और थोड़ा सा फोकस उस पर होगा। फिर हमारा रहेगा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। हमारा मतलब कि दो कंट्रीज पे इस पे हमारा फोकस रहेगा, एक तो है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान। वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। चाइना का मेनली यही है कि हम लोग पहले हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे और कैसे चाइना ने फिर हमारे साथ दगाबाजी करी, धोखेबाजी करी 1962। और वही पाकिस्तान, पाकिस्तान तो हमें पता ही है कि हमारे उसके साथ बहुत अच्छे और गहरे रिलेशन कई बार दिखते हैं, जो हमने बार बार देखते ही आ रहे हैं। Like 1965, we have done with many treaties with Pakistan as well, like India Pakistan Indus Waters Treaty. We have faced Pakistan in 1965, रन ऑफ कच्छ, जो उस एरिया में जो हमारा युद्ध हुआ था उस समय। उसके बाद जो ताशकंद एग्रीमेंट वगैरह, बांग्लादेश भी इसी का पार्ट रहेगा पाकिस्तान का। और इंडिया फाइनली न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी कैसी है, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था कि क्या क्या इस चैप्टर में रहेगा। अब हम फिर से अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट और रिलेशंस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम इंटरनली तो काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे थे कि एक तो हमारे देश में हमें डेमोक्रेसी मेंटेन रखनी है, किसी तरह वेलफेयर भी लोगों का करना है। तो उसके लिए ये भी होना चाहिए कि देश में शांति बनी रहे, बाहर से ऐसा ना हो कि दूसरी कंट्री आके हम पे फिर से हमें गुलाम बना ले, या हमें फिर से जो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी का फिर से सामना कर रहे जैसे पहले हम कर रहे थे। तो व्हाट वी डिड इज कि एज ए इंडिपेंडेंट नेशन वी हमने कुछ अपनी ही पॉलिसी बनाई और हम लोग किसी भी ग्रुप के मेंबर नहीं बने। यही कुछ लिखा है, लाइक इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट विद द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट विद लाइक द इलेक्शन मनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट left by the British pressure created by the partisan and poverty elevation. So whatever I said in Hindi, it is written in English. You can read out from your screens. तो ये बहुत बेसिक है, इंट्रोडक्टरी है, हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उसने क्या क्या किया, तो ये तो बस यही है कि इंडिया ने कोशिश करी किसी तरह हम फिर से वही पुरानी बातें रिपीट ना हो। और इसी वजह से जो उस समय दो ग्रुप बने हुए थे, दो ग्रुप में जो पूरा वर्ल्ड बटा हुआ था कि कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट हो चुका था यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में। तो हमने एक पॉलिसी अपनाई कि हम वी डू नॉट वांटेड
टू जॉइन एनी ग्रुप, हम उस समय कोई भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते थे। दैट इज व्हाई वी क्रिएटेड ए ग्रुप कॉल्ड नॉन अलाइंड मूवमेंट। मतलब वी स्टार्टेड और इनिशिएटेड ए मूवमेंट और ए ग्रुप वेयर वी सेड कि हम ना ही यूएस के पार्ट में है, ना ही यूएसएसआर के पार्ट में है। हम जो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज है या अभी अभी जो आज़ाद हुई है, वो कंट्रीज अपना अपना खुद का मतलब खुद के हिसाब से अपने आप को गवर्न करना चाहती है। तो वी हम कोई भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते। इतना सिंपल सी बात है और इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो ऐसा ही along with this in prevailing world politics, India's leadership was in this direction to pursue its national interest with these international context। कि मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर सपोज करो हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते तो कहीं ना कहीं उस कंट्री का हम पे प्रेशर रहता, या जैसे वो कहते हैं फेवर अगर है, तो फेवर अगर आप होता है तो थोड़ा सा हम पे भी दबाव रहता है। तो इसीलिए हम नहीं चाहते थे हम किसी का फेवर ले या फेवर करें, हम बस चाहते थे कि उस समय इंडिपेंडेंटली हम हमारी पॉलिसी बना सके। दैट इज ऑल वी वांटेड और दैट इज व्हाट वी इंश्योर्ड। So that is why we formed a we adopted a policy called policy of non alignment कि किसी भी ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं होंगे। ये हमारी स्टार्टिंग की पॉलिसीज थी। इसमें नेहरू जी का या उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका बड़ा योगदान था। वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे ऑलमोस्ट हमारे 14 to 15 years। Three major objectives of the Nehru's foreign policy were to preserve the hard-earned sovereignty, protect territorial integrity, and promote rapid economic development। कि नेहरू जी की मेनली पॉलिसी के तीन ऑब्जेक्टिव्स मेनली अपन निकाल सकते हैं या आपकी बुक में निकाला हुआ है। पहला हार्ड अर्न सोवरेनिटी, सेकेंड इज प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड थर्ड इज प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला है कि आपकी जो हमने इतनी मुश्किल से सोवरेनिटी या आज़ादी या अपनी डिसीजन खुद बनाने की पावर हासिल करी है, इसको हम खोना नहीं चाहते थे। दूसरी है प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि किसी तरह अगर जैसे हम किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, जैसे हमने यूएस का ग्रुप ज्वाइन किया तो ऑटोमेटिकली हम यूएसएसआर के दुश्मन कहीं ना कहीं बन जाएंगे। तो इसीलिए हमने कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और हम बस चाहते थे कि हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचा रहे। तीसरा है प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हम हमारे देश में भी जल्दी से मतलब जल्दी से क्या, हम चाहते थे कि हमारा भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। और यही नेहरू जी के तीन ऑब्जेक्टिव्स थे। प्रोटेक्टिंग सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटीज कि हम जो हमारे डिसीजन खुद से बनाने की कोशिश या खुद से ले सकें उसको कह सकते हैं सॉवरेनिटी, या हिंदी में संप्रभुता। सेकेंड वन वाज प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड थर्ड वन इज रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिस्पाइट द फैक्ट दैट मेनी लीडर्स फ्रॉम इंडिया वांटेड टू फॉलो ए यूएस प्रो, हालांकि हमारे कई ऐसे चाह रहे थे कि हम कहीं ना कहीं यूएस के ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, लेकिन स्टिल वी अडॉप्टेड ए स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और यही थोड़ा इसी का कंटिन्यूअंस है। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, हमने टू कैंप्स कैसे दूरी बनाए रखी। और जब हमने वो नेम क्रिएट किया था तो उसमें ऐसा नहीं कि इंडिया ही है सिर्फ अकेली कंट्रीज, उसमें चार कंट्रीज दूसरी भी थी जिनने मिलके ये हम सब ने मिलके एक नेम क्रिएट किया था। नेम मेनली एक बेंडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे ये क्रिएट किया गया था, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। फर्स्ट समिट वाज इन 1967, ऐसा है। उसमें कुछ दूसरी कंट्रीज भी है नेम में जो उसमें बनाने में हेल्प करी थी, लाइक इंडोनेशिया, इजिप्ट, घाना, हाँ एक और है जिसका शायद मैं भूल गया। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, चाइना एंड चाइना के साथ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना है। इसमें हम मेनली बात करेंगे, हम पहले सोच रहे थे या हमारे उस समय के जो लीडर्स थे वो ये सोच रहे थे कि चाइना तो अच्छा दोस्त है हमारा, वो हमारे साथ दगाबाजी नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं इसको फॉरेन पॉलिसी में पॉलिसी ऑफ आइडियलिज़्म भी कहा जाता है कि उस समय जो ये सब हुआ था, उस समय उस वजह से हमें एक मुँह की खानी पड़ी थी। मतलब कि हमें जो धोखा खाना पड़ा था बाद में चाइना की तरफ से, वो हमें आज भी याद है कि हमने कोशिश तो की है, हम तो यही सोच रहे थे हिंदी, चीनी भाई-भाई और वो तो हमारा अच्छा दोस्त है वगैरह-वगैरह, हमने पेंसिल एग्रीमेंट साइन किए
और बोले कि हम आपके पंसिल एग्रीमेंट एक उस समय का एग्रीमेंट है जिसका मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ कोएक्सिस्टेंस, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रीमियर ने ये मिलके एक एग्रीमेंट किया था कि हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, हम एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे की इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी की रेस्पेक्ट करेंगे, ऐसा वगैरह है उसमें। तो ये था पंसिल एग्रीमेंट। लेकिन इसी दोस्ती यारी में कुछ घटनाएं घटती है, जैसे कि एक हुआ था तिब्बत इशू। एक्चुअली तिब्बत पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, बाद में चाइना ने इस पे इन्वेजन करके इसको अपना इंटरनल पार्ट बना लिया। उसने बोला ये तो हमेशा स्टार्टिंग से ये हमारा ही हुआ करता था। लेकिन हमने भी दोस्ती यारी में कहा ठीक है, ये अगर तिब्बत आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, तिब्बत आप रख लो। तो हमने भी इतना उस समय मतलब जो हमारे लीडर्स थे हमने उसको इतना उसके ऑब्जेक्शन नहीं किया था। लेकिन आफ्टर सम टाइम वी गॉट टू नो दैट whose leader was that दलाई लामा। दलाई लामा जो जिनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, दलाई लामा तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर was given asylum और रिफ्यूजी बाय इंडिया। के मतलब दलाई लामा जो तिब्बत के लीडर हुआ करते थे वो भाग के इंडिया में आ गए कि हमें शरण दे दो, हमारी जान को खतरा है। और इंडिया ने भी इसको मानते हुए उनको शरण दे दी। बस यही बात चाइना को पसंद नहीं आई, और उन्हीं इसी का वो शायद बदला कह सकते हो या जो भी है उनका, वो हमें दिखता है चाइनीज इन्वेजन। चाइना ने पहले तिब्बत को इन्वेड किया और 1962 में फाइनली वो इंडिया के कुछ पार्ट पे भी हमला कर देता है, जो कि आज भी चाइना के पास है। वो है अक्साई चीन, और जो आज का अरुणाचल प्रदेश है उसको नेफा भी कहा जाता था एक्चुअली, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो चाइना ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि ये तो हमारा ही हिस्सा है, मतलब कि आज का लद्दाख और उधर से अरुणाचल प्रदेश। और उसी को लेके वो अपनी अपनी बंदूकें लेके आ गए और हमारे कुछ लद्दाख पे अपना हक भी जमाने लगे। तो इससे सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, और फाइनली यही है कि चाइना ने इंडिया की इमेज जो बनाई थी, इंडिया ने जो लीडर बन रखे घूम रहे थे इंडिया की उस समय कि हम किसी भी ग्रुप में नहीं है, हम तो खुद से स्ट्रॉन्ग है, हम अपने आप को देख सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ फिर फाइनली दिखती है कि ये कुछ हो नहीं पाया, और इंडिया ने फाइनली उस समय हार का तो नहीं कह सकते, हम ऐसा कह सकते हैं थोड़ा सा हमने चूक कर दी, थोड़ा सा हमसे गलती हो गई। तो ये तो थी चाइना की कहानी। उसके बाद तो हम चाइना के पर आज हमने उस सीख से सीखा है, इतना ज़रूर बोलूँगा। चाइना के जो हमने उस समय धोखा खाया था, आज हम उससे काफ़ी ज़्यादा तैयार हैं। हमने अपने आप को आज न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना लिया है, और चाइना को हम बराबर टक्कर आज के टाइम पे दे सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़। अब यही बात हमारा एक और पड़ोसी, हमारा एक दूसरा दोस्त पाकिस्तान, जो हमारे हम सुख दुख क्रिएट करता है हमारे लिए, दुख ही ज़्यादा, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ तो हमारी दोस्ती यारी हमेशा से चली आ रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल फेज ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज़ जो हमारा कश्मीर को लेके इशू हुआ, फिर हमारा इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, फिर हमारा पाकिस्तान के साथ 1965 में भी फाइट होती है। उसके बाद हालांकि कुछ एग्रीमेंट होते हैं लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के साथ ताशकंद में। उसी के बाद हमें ये भी पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री की वहीं पे किसी कारण की वजह से डेथ हो जाती है। अब इसी में 1965 के बाद एक बड़ा सा वॉर हुआ था, जहाँ पे हमने पाकिस्तान को उसे बताया था कि कौन असली सही, मतलब कौन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। 1970 ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे रिवोल्ट होने लगे वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है आपका। अब वो कारण बहुत सारे हैं। कारण मेनली यही है कि उस समय जो पॉलिटिकल ऑर्डर, मतलब जो इलेक्शन हुआ था या जो डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट था,
अब वो वेस्ट पाकिस्तानी मान नहीं रहे थे। तो उनको उन्होंने जो मतलब जो लीडर उन्होंने चुन के आए थे, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया था उस समय। अब इसके खिलाफ काफ़ी रिवोल्ट हो रहे थे, और रिवोल्ट के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री ने मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन करना स्टार्ट कर दिए थे बहुत बड़े लेवल पे। और वहाँ के रिफ्यूजी भाग भाग के इंडिया में आ रहे थे। अब इंडिया कहाँ तक अपनी करीबी खुद से इतनी झेल पा रहा, वो दूसरे लोगों को कहाँ झेल पाएगा। तो इंडिया ने इस चीज़ का थोड़ा सा अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिए। और कुछ एक्शन उस समय मेनली हमारी इंदिरा गांधी जी थी प्राइम मिनिस्टर। व्हाट शी डिड, शी सेंट आवर ओन आर्मी, मतलब हमारी आर्मी भी वहाँ चली गई, क्योंकि पाकिस्तान ने भी फिर हम पे हमला बोल दिया था, तो हमारी आर्मी भी फिर थोड़ा सा खुल गई थी। और हमने हमारी आर्मी ने उसका डट के सामना किया और उसको पाकिस्तान को हरा दिया। और उस समय कुछ उनके सैनिक को भी हमने अगवा कर मतलब पकड़ लिया था। हमने उनके सैनिक को, हमारे सैनिक ने उनके सैनिक को बहुत अच्छे से ट्रीट करके मतलब रखा तो था। तो ये था आपका इंदिरा गांधी एंड शिमला एग्रीमेंट एंड पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर। अब फाइनली हमारा फाइनल टॉपिक है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। ये हमारा टॉपिक बात करता है कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी कैसी है, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स कब अपनाए, क्यों अपनाए और क्या जरूरत पड़ी। तो पहले एट द टाइम ऑफ नेहरू जी, वी वर नॉट फॉलोइंग द एक्चुअली वी वर फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ पीस, कि हम पीस चाहते हैं, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहते साउथ एशिया में। तो तब तक तो यही चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद में हमें कुछ खबर मिली कि पाकिस्तान ये सब टेस्ट कर रहा है। और पाकिस्तान से पहले चाइना ने काफ़ी पहले एक्चुअली चाइना ने न्यूक्लियर वेपन को अडॉप्ट कर लिया। तब हमें थोड़ा सा लगा कि हाँ, अगर चाइना जो हम पे पहले अटैक कर चुका है, हमारी कुछ टेरिटरी ले चुका है, अगर वो फिर से ये सब करता है तो हमारे लिए काफ़ी बेइज्जती वाली बात हो सकती है। तो हमने थोड़ा सा सोचा और एक टेस्ट किया हमारा हुआ था मेनली 1974 में, स्माइलिंग बुद्धा फर्स्ट। पोखरण में हमने छोटा बहुत सा टेस्ट करने की कोशिश करी थी। उस समय अमेरिकी या अमेरिकन को पता चल गया था, और उसके पीछे बहुत कुछ हुआ। वो हमारे काम का नहीं है। लेकिन फिर फाइनली पाकिस्तान ने जब 1996 या 97 के आसपास, जब पाकिस्तान के पास हमें पता चल गया था कि न्यूक्लियर वेपन आ चुका है, तो हमें भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था। क्योंकि अब हमारे दो जो खास दोस्त हैं, उनके पास अगर आ चुका है न्यूक्लियर वेपन्स, और अगर इंडिया अपनी प्रोटेक्शन चाहता है तो इंडिया को भी न्यूक्लियर वेपन्स अपनाने पड़ेंगे। ऐसा उस समय हमारे लीडर्स को लगा, और इसीलिए वी टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स। और ये इस वीक को स्माइली बुद्धा 2 भी कह सकते हैं, और ये भी पोखरण में ही हुआ था। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी कुछ इस तरीके से है, फिर से बता देता हूँ कि पहले तो हम थोड़ा डर रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं अपनाने चाहिए, लेकिन जब हमारे दो फाइनली दोस्तों के पास आ गए थे 1997 के आसपास, तब उसके बाद में फिर हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स का थोड़ा सा अडोप्शन करना पड़ा फॉर द और ओन प्रोटेक्शन। और आज भी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी कुछ इसी तरीके से है कि नो फर्स्ट पॉलिसी, कि जब सामने वाला अगर ऐसा हमें लगेगा कि वो कुछ ऐसा इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है अपने वेपन्स का, तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है। और यही आपका चैप्टर है। अब आई एम जस्ट रिवाइजिंग वट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ। वी हैव स्टडीड वॉट आर द इंडियाज रिलेशन टुवर्ड्स द फॉरेन कंट्रीज। इंडिया के फॉरेन रिलेशंस कैसे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, लाइक यूएस और यूएसएसआर। यूएस और यूएसएसआर के साथ हमारी स्टार्टिंग से नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी रही है, नॉन अलाइंड ट्रीटी, कि हम दोनों किसी भी कंट्री के साथ हम दबाव में काम नहीं करते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। फिर इसमें नेहरू जी का रोल था, वो हमने बात कर लिया था। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, कि हमने नहीं इधर यूएसआर कैंप नॉर यूएस कैंप्स, यूएस का भी कैंप हमने ज्वाइन नहीं किया था। और एफ्रो एशियन यूनिटी बोले तो उस समय, क्योंकि एक्चुअली एफ्रो
अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में मेनली कुछ सिमिलरिटीज़ है कि हम लोग कॉलोनियलिज्म के वो हम विक्टिम हैं, कॉलोनियलिज्म के विक्टिम हमने दोनों ने कॉलोनियलिज्म देखा है। तो हम नहीं चाहते थे कि हमें फिर से वैसी ही चीज़ें मिले जो ब्रिटेन ने करी है, अभी अमेरिका और यूएसएसआर हमारे साथ करने स्टार्ट हो जाए। तो हमने थोड़ा सा एक ग्रुप बनाया था नॉन अलाइन मूवमेंट का। तो इसी में अफ्रो एशियन यूनिटी दिखती है। ये रहा आपका ये नेम। चाइना, पहले हिंद चीनी भाई भाई, पंचशील एग्रीमेंट। फिर चाइना ने तिब्बत को कब्जा किया, दलाई लामा भाग के इधर आए। और फिर जब हमने उनको शरण दी तो चाइना को कहीं पसंद नहीं आया शायद, और उसने हमारी जो हम थोड़ा सा दोस्त मान रहे थे, उस दोस्ती का उन्होंने हम पे अच्छा तोहफा दिया और हमारी कुछ ज़मीन पे अपना कब्जा दिखा दिया। और आज भी वो ज़मीन कहीं ना कहीं चाइना के पास ही है। अब ये पाकिस्तान, पाकिस्तान तो स्टार्टिंग से हमारा अच्छा दोस्त है कि कश्मीर के साथ हमारे साथ लड़ाई कर रहा है। रन ऑफ कच्छ में हमारे साथ हुई है, पानी को लेके हमारी लड़ाई थोड़ी बहुत हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी जिसके बाद हमने साइन करी थी। ताशकंद एग्रीमेंट किया था 1965 के बाद। फिर बांग्लादेश वॉर के टाइम में हमने उनसे हराया है। और उसके बाद भी छोटे बड़े युद्ध हो चुके हैं, लाइक 1999 करगिल वॉर हुआ है हमारा और बांग्लादेश का, सॉरी पाकिस्तान का। तो फिर अभी भी थोड़े दिनों पहले ही, थोड़े साल पहले ही वो बालाकोट स्ट्राइक जो करी हमने, ये सब हमारे चाइना और चाइना को भी शो कर दिया हमारी स्ट्रेंथ। चाइना को तो रिसेंटली हमने वहाँ लद्दाख में करा ही था, पाकिस्तान को भी हमने बालाकोट स्ट्राइक करके उसे अपनी जगह बता दी है। और यही हमारा चैप्टर है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।